the Radiology Room YouTube channel. In this video, we will discuss the 100 plus MCQs for the radiographer exams like JMU or RRB. Without wasting the time, move to the first question. First question: which of the following is the बेस्ट व्यू टू विजुलाइज द ओडोंटोइड प्रोसेस ऑफ C2? जो C2 वर्टिब्रे होती है, सर्वाइकल टू वर्टिब्रे, उसका जो ओडोंटोइड प्रोसेस होता है उसको विजुलाइज करने के लिए सबसे बेस्ट व्यू कौन सा होगा? AP सर्वाइकल स्पाइन, लेटरल सर्वाइकल स्पाइन, ओपन माउथ ओडोंटोइड व्यू एंड द स्विमर्स व्यू. स्विमर्स व्यू जो होता है वो C7 T1 जंक्शन जो होता है उसको विजुलाइज करने के लिए स्विमर्स व्यू को परफॉर्म किया जाता है. EP सर्वाइकल व्यू जो है वो C2 to C7 सर्वाइकल स्पाइन को विजुलाइज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है. जो ओडोंटोइड प्रोसेस होता है उसको विजुलाइज करने के लिए ओपन माउथ ओडोंटोइड व्यू परफॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन: व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ ग्रिड इन रेडियोग्राफी? जो ग्रिड होती है रेडियोग्राफी में उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है? जो ग्रिड होती है वो स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है. स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है. स्कैटर रेडिएशन एब्जॉर्ब होने की वजह से जो कॉन्ट्रास्ट होता है इमेज के अंदर वो इम्प्रूव हो जाता है एंड इंक्रीज द इमेज कॉन्ट्रास्ट. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इंक्रीज द इमेज कॉन्ट्रास्ट. ग्रिड जो होती है वो इन्वेंट की गई थी 1913 के अंदर. जो सबसे पहले ग्रिड आई थी हमारे पास वो थी क्रॉस्ड ग्रिड. ग्रिड जो होती है वो 4 टाइप्स की होती है: पैरेलल ग्रिड, क्रॉस्ड ग्रिड, फोकस्ड ग्रिड एंड द मूविंग ग्रिड. Next question: the Waters view is commonly used to evaluate which anatomical structure? जो वाटर व्यू होता है उसको कॉमनली कौन से एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को विजुलाइज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है? ऑर्बिट्स, मैस्टोइड एयर सेल्स, पैरानेजल साइनसिस एंड जाइगोमेटिक आर्च. जो वाटर्स व्यू होता है वो परफॉर्म किया जाता है पैरानेजल साइनसिस को विजुलाइज करने के लिए. जो वाटर्स व्यू होता है उसको मेनली हम मैक्सिलरी साइनस को विजुलाइज करने के लिए परफॉर्म करते हैं. जो मैक्सिलरी साइनस होता है वो हमें अच्छे से विजुलाइज होता है वाटर व्यू के अंदर. इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं: वाटर्स व्यू एंड W का अपोजिट M. तो वाटर्स व्यू के अंदर हमें मैक्सिलरी साइनस अच्छे से विजुलाइज होगा. जो CR होती है इसके अंदर वो अकेंथियन जो होता है उसके थ्रू पास की जाती है. और जो MML होती है वो IR के परपेंडिकुलर होती है वाटर्स व्यू के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4: द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल टाइप इज हमारी बॉडी. इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी जो सेल होगी वो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव होगी? मसल सेल, नर्व सेल, लिम्फोसाइट और बोन सेल. और जो नर्व सेल्स होती है वो लीस्ट सेंसिटिव होती है, लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स होती है क्योंकि जो नर्व सेल्स होती है वो हमारी बॉडी में प्रोलिफरेट नहीं करती, इनका डिवीजन नहीं होता, मैच्योरेशन नहीं होता. दैट्स वाई दीज आर द लीस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स. जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में वो होती है लिम्फोसाइट्स. सो द आंसर ऑफ क्वेश्चन 4 इज लिम्फोसाइट. while solving these questions you should do you should pause the video and try yourself to solve these questions. Like if question number 4 you should write your answer in your notebook, whatever your answer is, and if you are wrong try to learn the answer of these questions. Question number 4: what is the standard SID source to image distance for a chest radiograph? चेस्ट रेडियोग्राफ के लिए स्टैंडर्ड SID क्या होता है? 40 इंचेस, 48 इंचेस, 72 इंचेस और 60 इंचेस. चेस्ट रेडियोग्राफ के लिए जो स्टैंडर्ड SID होता है वो होता है 72 इंचेस, 60 फीट और 180 सेंटीमीटर. फॉर मोस्ट ऑफ द रेडियोग्राफ्स जो SID होता है वो होता है 40 to 44 इंचेस in most of the radiographic procedures, but in chest radiography the SID is 72 inches, which can also be written as the 6 feet and 180 centimeter. So the answer of this question is 72 inches. Question number 6: the anode heel effect is more pronounced when using large focal spot, small focal spot, short SID and high KVP. एनोड हील इफेक्ट जो है वो मोर प्रोनाउंस्ड कब होगा?
जब हम लार्ज फोकल स्पॉट यूज़ करेंगे, स्मॉल फोकल स्पॉट यूज़ करेंगे, शॉर्ट एसआईडी और हाई केवीपी। तो एनोड हील इफेक्ट जो है वो मोर प्रोनाउंस्ड होगा जब हम शॉर्ट एसआईडी का यूज़ करेंगे। जो एनोड हील इफेक्ट होता है, एनोड हील इफेक्ट जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनोड एंगल के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसआईडी के। एंड एनोड हील इफेक्ट जो होता है, एनोड हील इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड साइज के। तो जब हम शॉर्ट एसआईडी का यूज़ करेंगे तो एनोड हील इफेक्ट ज़्यादा होगा। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शॉर्ट एसआईडी। क्वेश्चन नंबर 7, विच कॉन्ट्रास्ट मीडियम इज कॉमनली यूज्ड फॉर एमआरआई। एमआरआई के लिए जो कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट मीडियम होता है वो कौन सा होता है? बेरियम सल्फेट, आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, गैडोलिनियम और एयर। एमआरआई में जो कॉमनली कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज़ किया जाता है वो गैडोलिनियम यूज़ किया जाता है। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 64। ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसलिए इसको हम एमआरआई के अंदर यूज़ करते हैं। और गैडोलिनियम जो होता है इसकी नेफ्रोटॉक्सिसिटी भी बहुत कम होती है, दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन एमआरआई। एमआरआई स्टैंड्स फॉर द मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई जो है, फादर ऑफ एमआरआई कौन है? रैमंड डैमेडियन इज फादर ऑफ एमआरआई। गैडोलिनियम जो होता है उसको चिलेट्स के साथ यूज़ किया जाता है, लाइक गैडोलिनियम DTPA। क्योंकि अगर सिर्फ गैडोलिनियम का यूज़ किया जाएगा तो गैडोलिनियम जो होता है वो बहुत टॉक्सिक होता है, इसलिए इसको चिलेटिंग एजेंट्स के साथ यूज़ किया जाता है, लाइक गैडोलिनियम DTPA। जो बेरियम सल्फेट होता है ये GIT स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस में। आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट जो होता है अदर इन्वेस्टिगेशंस लाइक IVP, एंजियोग्राफी एंड ऑल दीज आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट का यूज़ किया जाता है। एयर जो है, एयर जो होती है वो नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडियम होती है हमारा, और जो एयर होती है उसको डबल कॉन्ट्रास्ट स्टडीज़ के अंदर यूज़ किया जाता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडियम एमआरआई में यूज़ किया जाता है? वो होगा गैडोलिनियम, ऑप्शन नंबर C। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कॉलीमेटर इन एन एक्सरे ट्यूब। एक्सरे ट्यूब के अंदर कॉलीमेटर का क्या फंक्शन होता है? इंक्रीज एक्सपोजर, इम्प्रूव कॉन्ट्रास्ट, रेस्ट्रिक्ट द एक्सरे बीम, रिड्यूस केवीपी। जो कॉलीमेटर होता है उसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है एक्सरे बीम को रेस्ट्रिक्ट करना, एक्सरे बीम जो आ रही है उसको रेस्ट्रिक्ट करना। अगर एक्सरे बीम को कॉलीमेटर रेस्ट्रिक्ट कर देगा तो स्कैटर रेडिएशन जो है वो कम प्रोड्यूस होगी और जो कॉन्ट्रास्ट है वो भी इम्प्रूव होगा। तो कॉलीमेटर को यूज़ करने से क्या होगा? एक्सरे बीम को रेस्ट्रिक्ट करता है, स्कैटर रेडिएशन को डिक्रीज करता है एंड कॉन्ट्रास्ट को इम्प्रूव करता है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज रेस्ट्रिक्ट द एक्सरे बीम। क्वेश्चन नंबर 9, the best imaging modality to assess a suspected pulmonary embolism। suspected pulmonary embolism को इवेलुएट करने के लिए बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी कौन सी होगी? चेस्ट एक्सरे, MRI, CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी और अल्ट्रासाउंड। पल्मोनरी एम्बोलिज्म किस में होगा? वेसल्स के अंदर होगा, और वेसल्स को विजुलाइज करने के लिए जो बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए वो होगी हमारी CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी। पल्मोनरी एम्बोलिज्म के लिए हम CT पल्मोनरी एंजियोग्राफी को परफॉर्म करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये एम्स से CRE 2025 में भी पूछा गया था। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द टिपिकल KVP रेंज यूज्ड फॉर एन एब्डोमिनल एक्सरे। जो हम एब्डोमिनल एक्सरे परफॉर्म करते हैं उसके लिए टिपिकल KVP रेंज क्या होता है? 40 to 50 KVP, 60 to 70 KVP, 70 to 80 KVP एंड 90 to 100 KVP। एब्डोमिनल एक्सरे के लिए जो जनरली जो KVP यूज़ किया जाता है वो होता है हमारा 70 to 80 KVP। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच व्यू इज बेस्ट फॉर इवेलुएटिंग सस्पेक्टेड न्यूमोथोरैक्स। सस्पेक्टेड न्यूमोथोरैक्स को इवेलुएट करने के लिए बेस्ट व्यू कौन सा होगा? कौन सा व्यू हम परफॉर्म करेंगे न्यूमोथोरैक्स को इवेलुएट करने के लिए? AP सुपाइन चेस्ट, लेटरल डेक्यूबिटस, एक्सपीरेटरी PA चेस्ट व्यू
और लॉर्डोटिक व्यू। जो लॉर्डोटिक व्यू होता है वो चेस्ट व्यू होता है जो कि परफॉर्म किया जाता है क्लेविकल्स के नीचे की पैथोलॉजी को देखने के लिए, लंग का जो लिंगुअल एरिया होता है उसको देखने के लिए। लॉर्डोटिक व्यू को परफॉर्म करने के लिए हम जो डिटेक्टर होता है उससे 30 से 40 सेंटीमीटर आगे पेशेंट को रखते हैं और पेशेंट को लीन बैक करवाते हैं 30 to 40 डिग्री पे। इस तरीके से लॉर्डोटिक व्यू को परफॉर्म किया जाता है। न्यूमोथोरिक्स के लिए हम परफॉर्म करेंगे एक्सपीरेटरी पीए चेस्ट व्यू। एक्सपीरेटरी पीए चेस्ट व्यू जो है हम परफॉर्म करेंगे न्यूमोथोरिक्स के लिए। एक्सपीरेटरी चेस्ट व्यू जो है वो डायाफ्राम के विजुअलाइजेशन के लिए, फॉरेन बॉडी के विजुअलाइजेशन के लिए भी परफॉर्म किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि न्यूमोथोरिक्स के लिए हम करेंगे एक्सपीरेटरी चेस्ट व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। The inverse square law states that radiation intensity is inversely proportional to. Inverse square law क्या होता है? Inverse square law states that intensity is inversely proportional to distance का square. जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा स्क्वायर के साथ, डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ, तो इंटेंसिटी जो है वो रिड्यूस होगी। तो ऑप्शंस क्या क्या है? KVP स्क्वायर्ड, MA, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, द एक्सपोजर टाइम। तो इन्वर्स स्क्वायर लो क्या होता है? इंटेंसिटी जो होती है वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जो इंटेंसिटी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। द टिपिकल एक्सपोजर फैक्टर फॉर अ स्केल लेटरल व्यू एक्सरे इज। कौन एक्सपोजर फैक्टर्स क्या होते हैं लेटरल स्केल एक्सरे व्यू के लिए? 40 kVp 5 mAs, 60 kVp 10 mAs, 80 kVp 20 mAs एंड 100 kVp 30 mAs। तो जो टिपिकल एक्सपोजर फैक्टर होते हैं लेटरल स्केल व्यू के लिए वो होंगे हमारे 80 kVp एंड 20 mAs। ये लर्न करने वाला क्वेश्चन है, इसमें समझने जैसा कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ग्रिड रेशो इन रेडियोग्राफी। जो ग्रिड रेशो होता है उसका क्या पर्पस होता है रेडियोग्राफी में? रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, इंक्रीज पेशेंट डोज, इम्प्रूव स्पेशियल रिजोल्यूशन एंड रिड्यूस कॉन्ट्रास्ट। सबसे पहले हम समझते हैं कि ग्रिड रेशो क्या होता है। दिस इज ग्रिड, दिस इज द स्ट्रिप्स ऑफ द ग्रिड हैविंग हाइट h, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्रिड स्ट्रिप्स इज d। तो जो ग्रिड रेशो होता है इट इज द रेशो बिटवीन द हाइट ऑफ द ग्रिड एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ग्रिड स्ट्रिप्स। तो जो ग्रिड रेशो होता है वो होता है हाइट अपॉन डिस्टेंस। दिस इज ग्रिड रेशो। ये ग्रिड रेशो का फॉर्मूला होता है। और ग्रिड रेशो का पर्पस क्या होता है हमारी रेडियोग्राफी में? वो होता है रिड्यूस करना स्कैटर रेडिएशन को। ग्रिड रेशो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन रिमूव होगी। ग्रिड रेशो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन रिमूव होगी। लेकिन ग्रिड रेशो बढ़ने के साथ जो पेशेंट की डोज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि हमें ज़्यादा एक्सपोजर फैक्टर्स को यूज़ करना पड़ेगा। ग्रिड रेशो नॉर्मली जो यूज़ होता है वो 8:1 होता है। मेमोग्राफी के अंदर जो ग्रिड रेशो यूज़ होता है वो लो ग्रिड रेशो होता है 5:1 और 4:1। मेमोग्राफी में जो ग्रिड्स, मेमोग्राफी के लिए स्पेशल टाइप की ग्रिड बनाई गई है HTC ग्रिड, जिसके अंदर जो ग्रिड स्ट्रिप्स होती है वो कॉपर की बनी होती है और जो स्पेस इंटरस्पेस होता है वो एयर होता है और जो स्ट्रिप्स होती है वो कॉपर की होती है। और जो मेमोग्राफी के लिए स्पेशल ग्रिड बनाई गई है HTC, इसका जो ग्रिड रेशो होता है वो होता है 3.8:1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। दिस स्कॉटी डॉग साइन इज एसोसिएटेड विद विच रेडियोग्राफिक व्यू। जो स्कॉटी डॉग साइन है वो हमें कौन से रेडियोग्राफिक व्यू में देखने को मिलता है? AP लंबर स्पाइन, ऑब्लिक लंबर स्पाइन, लेटरल सर्वाइकल स्पाइन और PA स्कल। तो जो स्कॉटी डॉग व्यू एलिमेंट है वो हमें देखने को मिलता है ऑब्लिक लंबर स्पाइन में, ऑब्लिक लंबर स्पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिड्यूस पेशेंट डोज इन रेडियोग्राफी इज। मोस्ट इफेक्टिव वे क्या है पेशेंट की रेडिएशन डोज को रिड्यूस करने का रेडियोग्राफी में? इंक्रीज MA, यूज अ लोअर KVP, यूज कॉलिमेशन, इंक्रीज एक्सपोजर टाइम। मोस्ट इफेक्टिव वे क्या होगा पेशेंट की डोज को रिड्यूस करने का रेडियोग्राफी में? वो होगा कि हम कॉलिमेशन को यूज़ करें, क्योंकि कॉलिमेशन को हम यूज़ करेंगे तो स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस होगी, पेशेंट की डोज भी रिड्यूस होगी
और कॉन्ट्रास्ट भी इम्प्रूव होगा। तो कॉलिमेशन जो है वो बेस्ट मेथड है जिससे कि हम पेशेंट की डोज को जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं। यूज़ कॉलिमेशन। अगर हम एमए को इंक्रीज करेंगे तो पेशेंट की डोज इंक्रीज होगी रेदर देन डिक्रीजिंग। लोअर केवीपी को यूज़ हम नहीं करेंगे, लो केवीपी को यूज़ करने। इंक्रीज एक्सपोजर टाइम को इंक्रीज करने से इवन पेशेंट की डोज इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। इन लेटरल नी एक्सरे व्हाट डिग्री ऑफ फ्लेक्सियन इज टिपिकली यूज्ड। जब हम लेटरल नी एक्सरे परफॉर्म करते हैं तो टिपिकली डिग्री ऑफ फ्लेक्सियन कितना होता है? 10 to 15 डिग्री, 20 to 30 डिग्री, 40 to 45 डिग्री और 60 to 70 डिग्री। तो नी लेटरल एक्सरे करते समय जो डिग्री ऑफ फ्लेक्सियन होता है वो होता है हमारा 20 to 30 डिग्री। 20 to 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी ऑफ एक्सरे ट्यूब मेंटेनेंस। स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी क्या होती है एक्सरे ट्यूब मेंटेनेंस के लिए? मंथली, एवरी 6 months, एनुअली और एवरी 5 years। तो हमें एनुअली मेंटेनेंस करना होता है एक्सरे ट्यूब का। जो कॉलिमेशन होता है उसके लिए जो स्टैंडर्ड फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है सेमी एनुअली। और बाकी मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। अ लेटरल सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे शुड इंक्लूड विजुअलाइजेशन अप टू विच वर्टिब्रे। जब हम लेटरल सर्वाइकल स्पाइन एक्सरे परफॉर्म करते हैं तो कौन से नंबर तक की वर्टिब्रे जो है हमें विजुअलाइज होनी चाहिए एक्सरे के ऊपर? C4, C5, C6, C7 एंड T1। तो C7 to T1 तक हमें जो सर्वाइकल स्पाइन है लेटरल व्यू के अंदर वो विजुअलाइज होनी चाहिए। अगर हमें C7 T1 जंक्शन को विजुअलाइज करना है तो उसके लिए हम स्विमर्स व्यू परफॉर्म करते हैं। अगर इसी स्विमर व्यू को हम रिकम्बेंट पोजीशन में परफॉर्म करते हैं, रिकम्बेंट पोजीशन में अगर हम स्विमर्स व्यू को परफॉर्म करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोलो मेथड। If the swimmer's view is performed in the lateral recumbent position, then it is called the polo method. Next question number 20. Which part of the X-ray tube is responsible for producing electrons? इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए कौन सा पार्ट होता है एक्सरे ट्यूब का? एनोड, कैथोड, रोटर और फिल्टर। जो एक्सरे ट्यूब से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं वो होते हैं कैथोड से प्रोड्यूस। कैथोड जो होता है वो 2 पार्ट का बना होता है, एक तो फिलामेंट एंड फोकसिंग कप। जो फिलामेंट होता है वो इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। फिलामेंट जो होता है इस तरीके से स्पाइरल वायर स्ट्रक्चर होता है जो कि बना होता है टंगस्टन का, और टंगस्टन विद थोरियम। 99% टंगस्टन एंड 1% थोरियम। जब इस फिलामेंट को बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करता है अपने सरफेस से। और जब ये जो फिलामेंट है और एनोड के बीच में जब हाई केवी पे अप्लाई करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये जाते हैं एनोड के पास, और जब ये एनोड से टकराते हैं तो इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक्सरेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तो एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। जो एक्सरे का पार्ट होता है जो कि रेस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन के प्रोटेक्शन के लिए वो होगा कैथोड। क्वेश्चन नंबर 21। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैग्निफिकेशन इन रेडियोग्राफी। मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है मैग्निफिकेशन का रेडियोग्राफी में? इंक्रीज्ड केवीपी, इंक्रीज्ड ओआईडी ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, इंक्रीज्ड एसआईडी सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, इंक्रीज्ड एमए। मैग्निफिकेशन का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है ओआईडी का इंक्रीज होना। इफ दिस इज सोर्स, दिस इज ऑब्जेक्ट and this is image, this is source to object distance and this is source to image distance। अगर इस डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस को तो जो मैग्निफिकेशन है वो इंक्रीज होगा, और अगर एसआईडी को इंक्रीज करेंगे तो मैग्निफिकेशन जो है वो रिड्यूस होगा। एसआईडी को इंक्रीज करने से मैग्निफिकेशन रिड्यूस, केवीपी और एमए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीज ओआईडी ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 21। The frog leg position is used to evaluate।
जो फ्रॉग लेग व्यू होता है वो किसको विजुलाइज करने के लिए परफॉर्म किया जाता है? फ्रॉग लेग व्यू जो होता है वो पेल्विस एंड हिप जॉइंट को विजुलाइज करने के लिए किया जाता है एंड इट इज़ द लेटरल व्यू ऑफ हिप। हिप का लेटरल व्यू होता है फ्रॉग लेग व्यू एंड इट इज़ परफॉर्म्ड इन द नॉन ट्रोमा कंडीशन। नॉन ट्रोमा कंडीशन के लिए इसको परफॉर्म किया जाता है टू विजुलाइज द पेल्विस एंड द हिप। Which interaction primarily contribute to image contrast in diagnostic radiography? कौन सा इंटरेक्शन प्राइमरीली कंट्रीब्यूट करता है इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में? कॉम्पटन स्कैटरिंग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन एंड कोहेरेंट स्कैटरिंग। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है वो इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी में जो टू इम्पॉर्टेंट इंट्रैक्शंस है वो है कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पेयर प्रोडक्शन जो है वो 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा के एनर्जी का जब फोटोन होता है तो पेयर प्रोडक्शन होता है। और कोहेरेंट स्कैटरिंग इज नॉट इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल? ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल को यूज़ करने का क्या पर्पस होता है रेडियोग्राफी में? रिड्यूस मोशन ब्लर, इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट, ऑटोमेटिकली एडजस्ट एक्सपोजर बेस्ड ऑन पेशेंट थिकनेस एंड इंक्रीज्ड कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन। जो ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल होता है ये अपने हिसाब से जो रेडिएशन डोज होती है उसको मेंटेन करता है। ऑटोमेटिकली ये पेशेंट के साइज, शेप और थिकनेस के हिसाब से जो एक्सपोजर होता है उसको एडजस्ट कर देता है। तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट एक्सपोजर बेस्ड ऑन द पेशेंट थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 25, द बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी फॉर डिटेक्टिंग इंट्राक्रेनियल हेमरेज इन इमरजेंसी सेटिंग। इमरजेंसी सेटिंग में इंट्राक्रेनियल हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी होगी? एमआरआई, एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। एक्सरे जो है उसके अंदर हमें इंट्राक्रेनियल हेमरेज विजुलाइज नहीं होगा। एमआरआई जो है वो टाइम कंज्यूमिंग मॉडलिटी है, इसके अंदर बहुत टाइम लगता है। तो जो बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी होगी इमरजेंसी सेटिंग में इंट्राक्रेनियल हेमरेज को डिटेक्ट करने के लिए वो होगी हमारा सीटी स्कैन। CT scan. Question number 26. The term mortal in radiography refers to. जो mortal term है वो उसका रेडियोग्राफी में क्या मीनिंग होता है? इमेज कॉन्ट्रास्ट लॉस, रैंडम नॉइज इन द इमेज, पेशेंट मूवमेंट आर्टिफैक्ट, ओवर एक्सपोजर। तो इसका आंसर होगा रैंडम नॉइज इन द इमेज। रैंडम नॉइज इन द इमेज के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है वो मॉर्टल होता है और जो मॉर्टल आर्टिफैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर, हमें मॉर्टल आर्टिफैक्ट देखने को मिलता है। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ द AIIMS-CRE 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द रिकमेंडेड एंगल ऑफ PA एक्सियल कॉल्वेल व्यू ऑफ द स्कल? PA एक्सियल कॉल्वेल व्यू के लिए कितना डिग्री एंगल दिया जाता है? रिकमेंडेड एंगल क्या होता है? 10 डिग्री कॉर्डल, 15 डिग्री कॉर्डल, 25 डिग्री सेफेलिक, 30 डिग्री सेफेलिक। जो कॉल्डवेल व्यू होता है वो उसके अंदर 15 डिग्री कॉर्डल एंगल दिया जाता है, 15 डिग्री कॉर्डल एंगल। जो कॉल्डवेल व्यू होता है उसको फ्रंटल, मेनली हमें फ्रंटल साइनस उसके अंदर हमें देखने को मिलता है, इसके अंदर 15 डिग्री कॉर्डल एंगल दिया जाता है। ऑर्बिटोमीटर लाइन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, Which of the following is the most effective method for reducing scatter radiation? स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने का इन चारों में से मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा होगा? इंक्रीजिंग KVP, यूजिंग अ ग्रिड, इंक्रीजिंग MA और इंक्रीजिंग SID। KVP को इंक्रीज करने से स्कैटर रेडिएशन जो है वो इंक्रीज होगी। अगर हम ग्रिड को यूज़ करते हैं तो ग्रिड से जो है स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस होती है। स्कैटर रेडिएशन को ग्रिड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ग्रिड को यूज़ करने से स्कैटर रेडिएशन रिड्यूस होगी। MA का इंक्रीजिंग SID। तो जो मोस्ट इफेक्टिव मेथड है फॉर रिड्यूसिंग स्कैटर रेडिएशन वो होगा यूजिंग अ ग्रिड। ग्रिड जो है वो बेस्ट मेथड है स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने का। और स्कैटर रेडिएशन को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं? अगर हमारे पास ग्रिड का हम यूज़ नहीं करें तो एयर गैप टेक्निक इज ऑल्सो अ मेथड ऑफ रिड्यूसिंग ग्रिड। और एयर गैप टेक्निक ऑन एयर गैप टेक्निक क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन AIIMS-CRE 2025। क्वेश्चन नंबर 29, इन फ्लोरोस्कोपी विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग एक्सरेज इनटू विजिबल लाइट? फ्लोरोस्कोपी में
एक्सरेज को विजिबल लाइट कन्वर्ट करने का कंपोनेंट कौन सा होता है? फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, इमेज इंटेंसिफायर, कॉलीमीटर और ग्रिड। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। इमेज इंटेंसिफायर जो होता है वो एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करने का काम करता है। फ्लोरोस्कोपी जो है वो 1896 में थॉमस एडिसन ने फ्लोरोस्कोप को इन्वेंट किया था। एंड फ्लोरोस्कोपी इज डायनेमिक इमेजिंग, जिसके अंदर हम रियल टाइम इमेजिंग करते हैं। रियल टाइम इमेजिंग जो है वो फ्लोरोस्कोपी की यूज़ करके परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। द रेडियोग्राफिक अपीयरेंस ऑफ एन ओनियन पील पैटर्न इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। ओनियन पील पैटर्न जो है वो हमें कौन से कार्सिनोमा में देखने को मिलेगा? कौन सा कार्सिनोमा होगा जिसका जो अपीयरेंस है वो ओनियन पील लाइक होता है रेडियोग्राफ के ऊपर? जो रेडियोग्राफ होगा उसके ऊपर ओनियन पील अपीयरेंस हमें किस सार्कोमा में देखने को मिलेगा? किस पैथोलॉजी के अंदर हमें ओनियन पील अपीयरेंस देखने को मिलेगा रेडियोग्राफ के ऊपर? पहला ऑप्शन ऑस्टियोआर्थराइटिस, सेकंड इंक सार्कोमा, थर्ड गाउट एंड फोर्थ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो जो इंक सार्कोमा होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक अपीयरेंस हमें रेडियोग्राफ के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है हमारा इंक सार्कोमा। क्वेश्चन नंबर 31। द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, लीवर, गॉनेट्स, ब्रेन, लंग्स। जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव ऑर्गन होगा इन चारों ऑप्शन में से वो होगा हमारा गॉनेट्स। मोस्ट रेडियो सेंसिटिव वैसे लिम्फोसाइट्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32। zygomatic arch is best visualized using which radiographic projection? रेडियोग्राफिक जाइगोमेटिक आर्च जो है वो बेस्ट विजुलाइज होगा कौन से रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन में? टाउन्स व्यू, वाटर्स व्यू, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू एंड कार्वेल व्यू। जो जाइगोमेटिक आर्च है वो बेस्ट विजुलाइज होगा सबमेंटो वर्टेक्स व्यू में। दीज और ये जो चारों व्यू हैं ये स्कल की व्यूज हैं जिनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पोजिशनिंग पढ़ेंगे। What is the normal CR angulation for an AP knee X-ray if patient ASI height is 21 सेंटीमीटर? नॉर्मल CR एंगुलेशन क्या होगा AP knee X-ray के लिए अगर पेशेंट का ASI जो है वो 21 सेंटीमीटर है? नो एंगुलेशन, 5 डिग्री कॉडल, 5 डिग्री सिफेलिक एंड 10 डिग्री कॉडल। जब पेशेंट की ASI हाइट जो है वो 21 सेंटीमीटर होती है तो रेदर देन गिविंग परपेंडिकुलर जो एक्सरे देते हैं वो हम देते हैं 5 डिग्री सिफेलिक एंगल दिया जाता है। और अगर 19 से कम है, पेशेंट बहुत थिन है, 19 से कम है तो फिर उस केस में दिया जाता है 5 डिग्री कॉडल एंगल। और अगर पेशेंट नॉर्मल है 19 to 21 सेंटीमीटर पे है तो फिर कोई भी एंगुलेशन नहीं जाता, रेज जो है वो परपेंडिकुलरली दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 5 डिग्री कॉडल। Sorry, 5 degree, not 5 degree caudal, it's 5 degree cephalic. It's 5 degree cephalic. Question number 34. The term latent image in radiography refers to. जो latent image term है उसका radiography में क्या मीनिंग होता है? A fully developed X-ray image, the image on the film before processing, a digital image after post processing, a blurred radiograph. Latent image का मतलब है वो image जो कि हमें visible नहीं है उस इमेज को हम लेटेंट इमेज बोलते हैं। जो इमेज ऑन दी फिल्म बिफोर प्रोसेसिंग जो होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट इमेज। प्रोसेसिंग के बाद ये हमें विजिबल हो जाती है जब हम डेवलपिंग प्रोसेस इसका परफॉर्म करते हैं। तो जो इमेज फिल्म बिफोर प्रोसेसिंग इज लेटेंट इमेज। क्वेश्चन नंबर 35। द सेफेस्ट पीरियड फॉर रेडियोग्राफी इन प्रेग्नेंट वुमेन इज। सेफेस्ट पीरियड कौन सा होता है रेडियोग्राफी के लिए प्रेग्नेंट वुमेन में? अगर वुमेन प्रेग्नेंट है और उसके अंदर हमें रेडियोग्राफी करना जरूरी है, अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा कि प्रेग्नेंट वुमेन का जो एक्सरे है उसको अवॉइड किया जाए। बट इफ़ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू परफॉर्म दी रेडियोग्राफी ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन तो सेफेस्ट पीरियड कौन सा होगा? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर और पोस्टपार्टम। तो इसका आंसर होगा सेकेंड ट्राइमेस्टर। जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है वो बेस्ट सेफेस्ट पीरियड होता है फॉर परफॉर्मिंग दी रेडियोग्राफी इन प्रेग्नेंट वुमेन। क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट इज द टिपिकल केवीपी रेंज यूज्ड इन रेडियोग्राफी? रेडियोग्राफी के अंदर टिपिकल केवीपी रेंज क्या यूज़ की जाती है?
20 to 30 kVp, 40 to 50 kVp, 60 to 70 kVp एंड 80 to 90 kVp। जो टिपिकल kVp रेंज मेमोग्राफी में यूज़ की जाती है वो होती है 20 to 30 kVp। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द करेक्ट सेंटरिंग पॉइंट फॉर एन एपी लंबर स्पाइन? MCRE 2025 क्वेश्चन। करेक्ट सेंटरिंग पॉइंट क्या होता है एपी लंबर स्पाइन एक्सरे का? L2, L3, L3, L4, L4, L5 और S1। जो करेक्ट सेंटरिंग पॉइंट होता है एपी लंबर स्पाइन एक्सरे का वो होता है L3, L4। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस रिक्वायर द यूज ऑफ हाई केवीपी टेक्निक? कौन सी कंडीशन होगी जिसके अंदर हाई केवीपी टेक्निक को यूज करना पड़ेगा? न्यूमोथोरेक्स, ओस्टियोपोरोसिस, पल्मोनरी एडिमा एंड असाइटिस। द कंडीशन इन विच द फ्लूइड एक्यूमुलेशन अकर्स, उस कंडीशन में हमें केवीपी जो टेक्निक है उसको हमें इंक्रीज करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा पल्मोनरी एडिमा। पल्मोनरी एडिमा के अंदर हमें केवीपी टेक्निक के अंदर हाई केवीपी का यूज़ करना पड़ेगा। असाइटिस के अंदर भी हमें केवीपी इंक्रीज करना पड़ेगा, बट फ्रॉम दीज ऑप्शंस पल्मोनरी एडिमा इज द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रोटेटिंग एनोड इन एन एक्सरे ट्यूब इज। जो रोटेटिंग एनोड होता है एक्सरे ट्यूब का, रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर जो रोटेटिंग एनोड है उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? इंक्रीज हीट डिसिपेशन, रिड्यूस पेशेंट एक्सपोजर, इम्प्रूव स्पेशियल रिजोल्यूशन और डिक्रीज स्कैटर रेडिएशन। जो प्राइमरी फंक्शन होता है रोटेटिंग एनोड का वो होता है इंक्रीज हीट डिसिपेशन, हीट डिसिपेशन को इंक्रीज करना, इंक्रीज हीट डिसिपेशन। क्वेश्चन नंबर 40, विच प्रोजेक्शन इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस? कौन सा प्रोजेक्शन जो होता है जिसके अंदर स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए यूज़ किया जाता है? ईपी लंबर स्पाइन, लेटरल लंबर स्पाइन, ओब्लिक लंबर स्पाइन और पीए थोरेसिक स्पाइन। जो लेटरल लंबर स्पाइन व्यू होता है, लेटरल लंबर स्पाइन व्यू इज यूज टू डेमोन्स्ट्रेट द स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द रिकमेंडेड केवीपी रेंज फॉर लेटरल स्कल रेडियोग्राफ? रिकमेंडेड केवीपी रेंज क्या होती है लेटरल स्कल रेडियोग्राफ के लिए? 40 to 50 केवीपी, 60 to 70 केवीपी, 70 to 80 केवीपी और 90 to 100 केवीपी। फॉर लेटरल स्कल रेडियोग्राफ द रिकमेंडेड रेंज इज 70 to 80 केवीपी। विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द स्कैफोइड बोन? स्कैफोइड बोन को बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कौन सा व्यू करता है? पीए रेस्ट, एपी ओब्लिक रेस्ट, अल्नर डेविएशन व्यू और रेडियल डेविएशन व्यू। जो अल्नर डेविएशन व्यू है वो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट करता है स्कैफोइड बोन को। क्वेश्चन नंबर 43, इन डिजिटल रेडियोग्राफी इमेज नॉइज इज प्राइमरीली कॉज्ड बाय? डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर नॉइज जो होती है वो प्राइमरीली किसकी वजह से कॉज होती है? हाई एमए सेटिंग, लो केवीपी सेटिंग, लो एक्सपोजर सेटिंग एंड इंक्रीज्ड ग्रेड रेशो। हाई एमए सेटिंग, लो केवीपी सेटिंग, लो एक्सपोजर फैक्टर्स और इंक्रीज्ड ग्रेड रेशो। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर इमेज नॉइज जो होती है प्राइमरी कॉज होती है बिकॉज ऑफ द लो एक्सपोजर फैक्टर्स। लो एक्सपोजर फैक्टर होगा अगर एमए कम होगा तो फोटोन जो है वो कम प्रोड्यूस होंगे, एक्सरे फोटोन कम प्रोड्यूस होंगे तो डिटेक्टर के ऊपर भी जो है एक्सरे फोटोन कम पहुंचेंगे, जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा? नॉइस क्रिएट होगा, इमेज के अंदर ब्लरीनेस क्रिएट होगी। जो इमेज होगी वो शार्प नहीं होगी, उसका कॉन्ट्रास्ट कम होगा, रिजोल्यूशन कम होगा। तो इसका आंसर होगा लो एक्सपोजर फैक्टर्स की वजह से नॉइस क्रिएट होता है, और नॉइस को रिड्यूस करने के लिए हमें एक्सपोजर फैक्टर्स को इंक्रीज करना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज यूज्ड इन माइलोग्राफी? माइलोग्राफी में कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज किया जाता है? आयोनिक, नॉन आयोनिक, बेरियम सल्फेट और गैडोलिनियम। माइलोग्राफी के अंदर नॉन आयोनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया जाता है, नॉन आयोनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। What is the standard projection for evaluating scoliosis? स्कोलियोसिस को इवेल्युएट करने के लिए कौन सा स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन परफॉर्म किया जाता है?
AP lateral lumbar spine, AP and lateral lumbar spine, AP and lateral thoracolumbar spine, PA and lateral full spine और oblique lumbar spine। स्कोलियोसिस को इवेल्युएट करने के लिए जो मेनली परफॉर्म किया जाता है वो होता है हमारा PA एंड लेटरल फुल स्पाइन। PA और लेटरल फुल स्पाइन परफॉर्म किया जाता है स्कोलियोसिस की कंडीशन के लिए। स्कोलियोसिस क्या होता है कि जो नॉर्मल कर्व होता है थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रे का, उसकी बजाय जो वर्टिब्रे होती है उसका जो कर्व होता है वो कुछ साइड्स के अंदर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो स्कोलियोसिस की कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए जो स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन होगा वो होगा PA व्यू एंड द लेटरल फुल स्पाइन। क्वेश्चन नंबर 46, द मोस्ट कॉमन पोजिशनिंग एरर इन लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफ इज। मोस्ट कॉमन पोजिशनिंग एरर क्या देखने को मिलता है लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफ में? रोटेशन, ओवर एक्सपोजर, मोशन ब्लर और अंडर एक्सपोजर। लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफ के अंदर मोस्ट कॉमन पोजिशनिंग एरर क्या देखने को मिलता है? जो मोस्ट कॉमन लेटरल चेस्ट रेडियोग्राफ में हमें देखने को मिलता है वो होता है रोटेशन। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग एयर फ्लूइड लेवल इन एब्डोमेन। एब्डोमेन में एयर फ्लूइड लेवल को इवेल्युएट करने के लिए कौन सा प्रोजेक्शन बेस्ट होता है? AP सुपाइन, PA प्रोन, लेटरल डेक्यूबिटस और AP पेल्विस। एयर फ्लूइड लेवल को डिटेक्ट करने के लिए जो बेस्ट व्यू होता है वो होता है लेटरल डेक्यूबिटस व्यू। लेटरल डेक्यूबिटस व्यू जो होता है वो बेस्ट व्यू होता है फॉर इवेल्युएटिंग द एयर फ्लूइड लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द MA सेलेक्टर इन एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन में जो कंट्रोल कंसोल होता है उसके ऊपर जो एक्सरे मशीन में जो कंट्रोल कंसोल होता है उसके ऊपर जो MA सेलेक्टर होता है उसका फंक्शन क्या होता है? एडजस्ट एक्सपोजर टाइम, एक्सपोजर टाइम को एडजस्ट करना। बीम पेनिट्रेशन को कंट्रोल करने का काम KVP का होता है। रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे फोटोन एंड अल्टर फोकल स्पॉट साइज। जो MA सेलेक्टर होता है उसका काम होता है रेगुलेट करना एक्सरे क्वांटिटी, एक्सरे फोटोन्स की क्वांटिटी को। रेगुलेट द क्वांटिटी ऑफ एक्सरे फोटोन्स। क्वेश्चन नंबर 49, इन फ्लोरोस्कोपी द एक्सपोजर टू पेशेंट इज मिनिमाइज्ड बाय। फ्लोरोस्कोपी में एक्सपोजर जो होता है पेशेंट का वो कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है? इंक्रीजिंग फ्लोरोस्कोपी टाइम, यूजिंग अ लो फ्रेम रेट, इंक्रीजिंग MA और इंक्रीजिंग पेशेंट थिकनेस। अगर फ्लोरोस्कोपी टाइम को इंक्रीज किया जाएगा तो पेशेंट की डोज एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज होगा। MA को इंक्रीज करेंगे तो पेशेंट की डोज जो है वो और इंक्रीज होगी। यूजिंग अ लोअर फ्रेम रेट, फ्रेम रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डोज के। फ्रेम रेट जितनी ज़्यादा होगी डोज उतनी ज़्यादा होगी। तो अगर फ्रेम रेट लोअर होगी तो डोज जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो यूजिंग अ लो फ्रेम रेट। और दूसरा मेथड होता है पल्स्ड फ्लोरोस्कोपी, इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपी का हम यूज़ कर सकते हैं। इंटरमिटेंट फ्लोरोस्कोपी कैन बी यूज टू मिनिमाइज द फ्लोरोस्कोपी ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी एक्सपोजर टू द पेशेंट। क्वेश्चन नंबर 50, बेस्ट प्रोजेक्शन टू डेमोस्ट्रेट सैला टर्सिका। सैला टर्सिका को डेमोस्ट्रेट करने का बेस्ट प्रोजेक्शन कौन सा होगा? लेटरल स्कल, AP एक्सियल टाउन्स व्यू, कॉल्डवेल व्यू और वाटर्स व्यू। सैला टर्सिका बोनी स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है। इसको सैला टर्सिका को डेमोस्ट्रेट करने का जो बेस्ट प्रोजेक्शन होता है वो होता है लेटरल स्कल व्यू। लेटरल स्कल व्यू के अंदर जो सैला टर्सिका है वो एकदम क्लियरली विजुअलाइज होती है। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज द ऑप्टिमल एंगल फॉर एन AP एक्सियल सैक्रम प्रोजेक्शन। AP एक्सियल सैक्रम प्रोजेक्शन के लिए ऑप्टिमल एंगल कितना दिया जाता है? 10 डिग्री कॉर्डल, 15 डिग्री सेफेलिक, 20 डिग्री कॉर्डल और 30 डिग्री सेफेलिक। जो ऑप्टिमल AP एक्सियल सैक्रम प्रोजेक्शन में ऑप्टिमल एंगल दिया जाता है वो होता है 15 डिग्री सेफेलिक। 15 डिग्री सेफेलिक एंगल जो है वो दिया जाता है AP एक्सियल सैक्रम प्रोजेक्शन में। इसको आप ऐसे लर्न कर सकते हैं, सैक्रम होती है ऊपर और कोक्सिक्स होती है उसके नीचे।
तो सैक्रम जो होते हैं उसके अंदर 15 डिग्री सिफेलिक एंगल दिया जाता है, सिफेलिक टुवर्ड्स दी हेड, सैक्रम किसकी तरफ है, हेड की तरफ, और 15 डिग्री सिफेलिक एंगल भी हेड की तरफ देते हैं, और कॉकिक्स जो है वो सिर्फ सैक्रम के नीचे हैं, और कॉकिक्स के अंदर दिया जाता है कॉर्डल एंगल, और कॉकिक्स इज टुवर्ड्स दी फीट, तो इसके अंदर दिया जाता है 10 डिग्री कॉर्डल एंगल। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक से लर्न कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे जनरेटर। हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे जनरेटर को यूज़ करने का क्या एडवांटेज है? रिड्यूसेस पेशेंट डोज, इंक्रीजेज एक्सपोजर टाइम, इंक्रीजेज हीट प्रोडक्शन एंड रिक्वायर्स हाई एमए सेटिंग। जो एडवांटेज होगा वो होगा रिड्यूसेस पेशेंट डोज। जो हाई फ्रिक्वेंसी एक्सरे जनरेटर होते हैं इनका जो रिपल फैक्टर होता है वो बहुत कम होता है, लेस देन 1%। पेशेंट डोज को ये रिड्यूस करते हैं, बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, द प्राइमरी फैक्टर दैट अफेक्ट्स इमेज कॉन्ट्रास्ट इन डिजिटल रेडियोग्राफी। कौन सा प्राइमरी फैक्टर है जो कि अफेक्ट करता है इमेज के कॉन्ट्रास्ट को डिजिटल रेडियोग्राफी में? एमए, एसआईडी, केवीपी और एक्सपोजर टाइम। जो प्राइमरी फैक्टर होता है जो कि मेनली कॉन्ट्रास्ट को अफेक्ट करता है रेडियोग्राफी में वो होता है केवीपी। जो केवीपी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कॉन्ट्रास्ट के, क्योंकि अगर हम केवीपी को इंक्रीज करेंगे तो एनर्जी इंक्रीज होगी। जितना ज़्यादा केवीपी होगा उतनी ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होगी, मतलब कि केवीपी ज़्यादा होगा तो स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। स्कैटरिंग क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि कॉम्पटन स्कैटरिंग जो इंट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, और कॉम्पटन स्कैटरिंग इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि कॉम्पटन स्कैटरिंग जो होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और स्कैटरिंग ज़्यादा होगी तो स्कैटरिंग ज़्यादा होने की वजह से कॉन्ट्रास्ट क्या होगा? कम होगा। तो केवीपी ज़्यादा तो कॉन्ट्रास्ट कम। सो द मोस्ट प्राइमरी फैक्टर जो अफेक्ट करता है कॉन्ट्रास्ट को डिजिटल रेडियोग्राफी में वो होता है केवीपी। क्वेश्चन नंबर 54, विच पैथोलॉजी इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड यूजिंग अ सॉफ्ट टिश्यू नेक रेडियोग्राफ। कौन सी पैथोलॉजी को बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है सॉफ्ट टिश्यू नेक रेडियोग्राफ का यूज़ करके? न्यूमोथोरेक्स, रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस, ओस्टियोपोरोसिस एंड स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। सॉफ्ट टिश्यू नेक रेडियोग्राफ में जो पैथोलॉजी बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट होती है वो होती है रेट्रोफेरेंजियल एप्सिस। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग लेड एप्रॉन्स इन रेडियोग्राफी। लेड एप्रॉन्स का क्या पर्पस होता है रेडियोग्राफी में? लेड एप्रॉन्स को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जो स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस हो वो जो है लेड एप्रॉन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि लेड एप्रॉन्स होते हैं इनके अंदर लेड का यूज़ किया जाता है, एंड लेड जो होगा वो स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेगा। दैट्स वाई लेड एप्रॉन्स आर यूज्ड इन रेडियोग्राफी। रिड्यूस मोशन आर्टिफैक्ट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्कैटर रेडिएशन। स्कैटर रेडिएशन से प्रोटेक्ट करने का काम कौन करते हैं? लेड एप्रॉन्स। इनकी जो यूजुअल थिकनेस होती है, जनरल थिकनेस जो होती है 0.5 mm होती है, और मिनिमम थिकनेस का पूछा जाए तो 0.25 mm। जो ग्लव्स यूज़ किए जाते हैं लेड ग्लव्स उनकी थिकनेस होती है 0.25 mm। क्वेश्चन नंबर 56, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग अ हाई ग्रेड रेशो इज। हाई ग्रेड रेशो को यूज़ करने का मेन डिसएडवांटेज क्या होता है? इंक्रीज्ड पेशेंट डोज, इंक्रीज्ड इमेज कॉन्ट्रास्ट, डिक्रीज्ड स्कैटर रेडिएशन एंड इंक्रीज्ड फील्ड साइज। हाई ग्रेड रेशो का जो मेन डिसएडवांटेज होता है वो यूज़ करने का वो होता है पेशेंट डोज इंक्रीज होना। हाई ग्रेड रेशो यूज़ करने से पेशेंट की जो डोज है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि हम ज़्यादा ग्रेड रेशो ग्रेड्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा रेशो की ग्रेड यूज़ करेंगे, मतलब कि जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा होगा, ग्रेड के अंदर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। प्राइमरी जो रेडिएशन है उसका भी कुछ एब्जॉर्प्शन हो सकता है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमको एक्सपोजर फैक्टर्स को इंक्रीज़ करना पड़ता है, और एक्सपोजर फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते हैं तो पेशेंट डोज इंक्रीज़ होती है। तो जो मेन डिसएडवांटेज है हाई ग्रेड रेशो का वो होता है इंक्रीज पेशेंट डोज। क्वेश्चन नंबर 57, इन अ ट्रोमा केस विच सर्वाइकल स्पाइन व्यू इज टेकन। AIMCRE 2025 क्वेश्चन। ट्रोमा केस के अंदर कौन सा सर्वाइकल स्पाइन व्यू जो है वो लिया जाता है? एपी सर्वाइकल स्पाइन, माउथ ओपन ओडोइंटोड व्यू, लेटरल सर्वाइकल स्पाइन एंड ओब्लिक सर्वाइकल स्पाइन व्यू। पेशेंट जो है वो ट्रोमा का पेशेंट है, तो सबसे पहले हम कौन सा व्यू करेंगे सर्वाइकल स्पाइन का? ओपन माउथ व्यू नहीं करेंगे, इसके अंदर पेशेंट का हमें मूवमेंट करवाना पड़ेगा। ऑब्लिक सर्वाइकल स्पाइन व्यू भी परफॉर्म नहीं करेंगे, इसमें भी पेशेंट का मूवमेंट करवाना पड़ेगा।
इसमें एक्चुअल में जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए क्रॉस लैटरल सर्वाइकल स्पाइन व्यू। यहाँ पे करेक्शन होगा क्रॉस लैटरल सर्वाइकल स्पाइन व्यू। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, लैटरल सर्वाइकल स्पाइन। क्वेश्चन नंबर 58, व्हाट इज द मिनिमम लेड इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्टिव एप्रॉन्स इन रेडियोग्राफी। मिनिमम लेड इक्विवेलेंस क्या रिक्वायर्ड होता है प्रोटेक्टिव एप्रॉन्स के लिए रेडियोग्राफी में? 0.25 mm लेड, 0.51 mm लेड इज 2.0। तो जो मिनिमम होना चाहिए वो होता है 0.25 और जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है वो होता है 0.5 mm। 0.5 mm। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट्स द पेटेलोफिमोरल जॉइंट। कौन सा प्रोजेक्शन है जो कि बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट करता है पेटेलोफिमोरल जॉइंट को? एपी नी, लेटरल नी, सनराइज टेंजेंशियल व्यू और ऑब्लिक नी। जो पेटेलोफिमोरल जॉइंट को बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट करेगा वो होगा हमारा सनराइज व्यू, जिसको टेंजेंशियल व्यू भी बोलते हैं। सनराइज व्यू, टेंजेंशियल व्यू। सनराइज व्यू को मर्चेंट्स व्यू भी बोला जाता है। मर्चेंट्स व्यू जो को पटेला को विजुअलाइज करने के लिए मेनली परफॉर्म किया जाता है और पेटेलोफिमोरल जॉइंट है वो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट होगा सनराइज व्यू में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, द एनोड हील इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन यूजिंग अ लार्ज फोकल स्पॉट, अ स्मॉल फोकल स्पॉट, शॉर्ट एसआईडी एंड अ लार्ज फील्ड साइज, लॉन्ग एसआईडी एंड अ स्मॉल फील्ड साइज। तो जो एनोड हील इफेक्ट होता है, एनोड हील इफेक्ट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड साइज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एसआईडी के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनोड एंगल के। तो एनोड हील इफेक्ट जो है फील्ड साइज जब ज़्यादा होगी और एसआईडी जब कम होगा तो मोर प्रोनाउंस्ड होगा। तो आंसर इज ऑप्शन सी, शॉर्ट एसआईडी एंड लार्ज फील्ड साइज। शॉर्ट एसआईडी एंड लार्ज फील्ड साइज, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको याद रखना है कि फील्ड साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एसआईडी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एनोड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, द प्राइमरी पर्पस ऑफ फिल्ट्रेशन इन एक्सरे ट्यूब इज टू। प्राइमरी पर्पस क्या होता है फिल्ट्रेशन का एक्सरे ट्यूब में? इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट, रिमूव लो एनर्जी फोटोन्स, इंक्रीज पेशेंट डोज एंड इंक्रीज एक्सपोजर टाइम। जो प्राइमरी पर्पस होता है फिल्ट्रेशन का वो होता है लो एनर्जी फोटोन्स को रिमूव करना, क्योंकि लो एनर्जी फोटोन्स जो होते हैं दे आर ऑफ नो यूज़, दे जस्ट इंक्रीज द पेशेंट डोज। जो लो एनर्जी फोटोन्स होते हैं वो केवल पेशेंट की डोज इंक्रीज करने का काम करते हैं, इनका इमेज फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं होता क्योंकि ये स्किन के सरफेस पे ही एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसलिए फिल्ट्रेशन का यूज़ किया जाता है। फिल्टर जो होते हैं रेडियोग्राफी में मेनली एल्यूमिनियम का यूज़ किया जाता है और ये लो एनर्जी फोटोन्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। रिमूव द लो एनर्जी फोटोन्स। क्वेश्चन नंबर 62, विच रेडियोग्राफिक पोजीशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट द डेंस ओरिएंटेड प्रोसेस। ये क्वेश्चन अभी हमने पहले भी किया था, एपी ओपन माउथ व्यू। What is the main advantage of using a small focal spot in radiography? स्मॉल फोकल स्पॉट को यूज़ करने का क्या मेन एडवांटेज होता है? इंक्रीज्ड पेशेंट डोज, इम्प्रूव इमेज शार्पनेस, इंक्रीज्ड एक्सपोजर टाइम एंड इंट्रोड्यूस्ड एक्सरे पेनिट्रेशन। तो जो मेन एडवांटेज होता है स्मॉल फोकल स्पॉट का वो होता है इम्प्रूव्ड इमेज शार्पनेस। जितना छोटा फोकल स्पॉट होगा उतनी ज़्यादा इमेज शार्पनेस होगी। जितना ये हमारा एनोड है फोकल स्पॉट वो एरिया होता है एनोड का जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आके टकराते हैं और जहाँ से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। तो फोकल स्पॉट जितना छोटा होगा उतना कम एरिया में जो है एक्सरे कंसंट्रेटेड होगी और उतनी शार्प इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन नंबर 64, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेजोरिटी ऑफ स्कैटर रेडिएशन। मेजोरिटी ऑफ स्कैटर रेडिएशन के लिए कौन सा इंटरेक्शन जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन, कॉम्पटन स्कैटरिंग एंड कोहेरेंट स्कैटरिंग। जो मेजोरिटी ऑफ स्कैटर रेडिएशन के लिए जो इंटरेक्शन रेस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारी कॉम्पटन स्कैटरिंग।
क्वेश्चन नंबर 65, द टर्म इन्वर्टेड नेपोलियन हेड साइन इज एसोसिएटेड विद। जो इन्वर्टेड नेपोलियन हेड साइन है वो हमें देखने को मिलता है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की जो कंडीशन होती है उसके अंदर हमें इन्वर्टेड नेपोलियन हेड साइन देखने को मिलता है। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की कंडीशन ये एबनॉर्मल पैथोलॉजी होती है, एबनॉर्मल पैथोलॉजी ऑफ स्पाइन, पैथोलॉजी ऑफ स्पाइन। और इस स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस की कंडीशन में जब हम स्पाइन का एक्सरे परफॉर्म करेंगे तो उसमें हमें इन्वर्टेड नेपोलियन हेड साइन देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 66, द बेस्ट प्रोजेक्शन टू डेमोन्स्ट्रेट फ्री एयर इन द एब्डोमिनल कैविटी। फ्री एयर को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो बेस्ट प्रोजेक्शन होगा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा लेफ्ट लेटरल व्यू। फ्लूइड या फिर फ्री एयर की कंडीशन को देखने के लिए हम लेटरल डेक्यूबिटस व्यू को परफॉर्म करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस फॉर लेटरल सर्वाइकल स्पाइन रेडियोग्राफ शुड बी। लेटरल सर्वाइकल स्पाइन रेडियोग्राफ के लिए सोर्स टू इमेज डिस्टेंस क्या होगा, एसआईडी कितना होगा लेटरल सर्वाइकल स्पाइन के लिए? 40 इंचेस, 60 इंचेस, 72 इंचेस और 80 इंचेस। लेटरल सर्वाइकल स्पाइन के लिए 72 इंचेस हम लेते हैं। अगर हम नॉर्मल एपी व्यू कर रहे हैं, सर्वाइकल स्पाइन का ओपन माउथ व्यू परफॉर्म कर रहे हैं, उस कंडीशन में हम 40 इंचेस लेते हैं। लेकिन लेटरल सर्वाइकल स्पाइन व्यू के अंदर हम लेते हैं 72 इंचेस। चेस्ट की रेडियोग्राफी के अंदर 72 इंचेस लिया जाता है। एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट का अगर हम परफॉर्म कर रहे हैं उस कंडीशन के अंदर भी 72 इंचेस लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द रिकमेंडेड एंगल फॉर एपी एक्सियल प्रोजेक्शन ऑफ कॉकिक्स। ये भी अब मैंने पहले आपको जब सक्रम वाला क्वेश्चन करवाया था उसके अंदर बताया था कि कॉकिक्स के जब हम एपी एक्सियल प्रोजेक्शन करते हैं तो उसके अंदर हम देते हैं कॉर्डल एंगल। और कॉर्डल एंगल कितना दिया जाता है? 10 डिग्री कॉर्डल एंगल दिया जाता है कॉकिक्स एपी एक्सियल प्रोजेक्शन ऑफ कॉकिक्स में। और सक्रम का जब हम परफॉर्म करते हैं तो 15 डिग्री सिफेलिक एंगल। सक्रम के लिए 15 डिग्री सिफेलिक एंगल एंड कॉकिक्स के लिए 10 डिग्री कॉर्डल एंगल। क्वेश्चन नंबर 69, बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी फॉर डिटेक्टिंग रिनल स्टोन्स। रिनल स्टोन्स को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी कौन सी होगी? एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड और इंट्रावेनस यूरोग्राफी। जो रिनल स्टोन्स है वो हमें आईवीयू के अंदर भी विजुअलाइज होते हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर भी विजुअलाइज होते हैं, सीटी स्कैन के अंदर भी विजुअलाइज होते हैं। वो जो बेस्ट इमेजिंग मॉडलिटी होती है रिनल स्टोन्स को डिटेक्ट करने के लिए वो होती है हमारी सीटी स्कैन। सीटी स्कैन से हम किसी भी टाइप का रिनल स्टोन हो, चाहे यूरेट्रिक स्टोन हो, चाहे स्टोरवाइट स्टोन हो, चाहे कैल्शियम स्टोन हो, कोई सा भी स्टोन हो, इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है सीटी स्कैन से। क्वेश्चन नंबर 70, इन मेमोग्राफी व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ कंप्रेशन। मेमोग्राफी में प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कंप्रेशन का? जब हम मेमोग्राफी परफॉर्म करते हैं तो जो ब्रेस्ट होता है उसको कंप्रेस किया जाता है ताकि जो ब्रेस्ट की जो टिश्यूज़ हैं वो जो ओवरलैपिंग है उनकी वो रिड्यूस हो जाए, जो थिकनेस है ब्रेस्ट की वो रिड्यूस हो जाए ताकि ओवरलैपिंग रिड्यूस होगी, थिकनेस कम होगी तो रेडिएशन डोज जो है वो भी पेशेंट को कम लगेगी और थिकनेस कम होगी, रेडिएशन कम लगेगी और जो इमेज होगी ब्रेस्ट की वो भी उसका जो कॉन्ट्रास्ट और रिजोल्यूशन है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो प्राइमरी फंक्शन क्या होता है कंप्रेशन का? रिड्यूस पेशेंट डिस्कम्फर्ट, रिड्यूस रेडिएशन डोज, इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस, एंड डिक्रीज एक्सपोजर टाइम। तो जो प्राइमरी फंक्शन होगा कंप्रेशन का वो होगा इम्प्रूव करना इमेज के कॉन्ट्रास्ट को, शार्पनेस को, इम्प्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट एंड शार्पनेस। क्वेश्चन नंबर 71, द लेड इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड इन प्रोटेक्टिव ग्लव्स इज। रेडियोग्राफर जो लेड इक्विवेलेंस रिक्वायर्ड होता है प्रोटेक्टिव ग्लव्स में वो होता है 0.25 mm। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, व्हाट इज द बेस्ट प्रोजेक्शन टू इवेलुएट इंटरवर्टिब्रल फोरामिना ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन।
इंटरवर्टिब्रल फोरामिना जो होता है सर्वाइकल स्पाइन का, उसको विजुलाइज करने का बेस्ट प्रोजेक्शन क्या होगा? ईपी सर्वाइकल स्पाइन, लेटरल सर्वाइकल स्पाइन, ऑब्लिक सर्वाइकल स्पाइन एंड स्विमर्स व्यू। तो इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को देखने के लिए हम परफॉर्म करते हैं ऑब्लिक सर्वाइकल स्पाइन, लेटरल सर्वाइकल स्पाइन परफॉर्म किया जाता है जाइगोपोफाइजियल जॉइंट्स ऑफ सर्वाइकल स्पाइन के जो जाइगोपोफाइजियल जॉइंट होता है जिसको हम एपोफाइजियल जॉइंट भी बोलते हैं, उसको विजुलाइज करने के लिए लेटरल सर्वाइकल स्पाइन परफॉर्म किया जाता है, और इंटरवर्टिब्रल फोरामिना को देखने के लिए ऑब्लिक सर्वाइकल स्पाइन। क्वेश्चन नंबर 73, द कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज्ड फॉर बेरियम एनीमा। बेरियम एनीमा के लिए कौन सा कॉन्ट्रास्ट मीडियम यूज किया जाता है? वाटर सॉल्युबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, नॉन आयोनिक आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट, बेरियम सल्फेट एंड गैडोलिनियम। जो गैडोलिनियम होता है ये एमआरआई में यूज़ किया जाता है, जो बेरियम एनीमा होता है उसके लिए बेरियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। जीआईटी के जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं लाइक बेरियम स्वेलो, बेरियम मील फॉलो थ्रू, एंटेरोक्लाइसिस एंड बेरियम एनीमा, इन सब के अंदर बेरियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। इफ़ इन केस परफोरेशन एंड दी tracheoesophageal fistula, if all these are or complete obstruction is present, then we will go with the water soluble iodinated contrast like gastrographin. Otherwise in normal condition barium sulfate is used. Question number 74, this question was also not exactly this question but the question was asked कि बेरियम सल्फेट किस कंडीशंस में यूज़ किया जाता है? डबल कॉन्ट्रास्ट का मीनिंग क्या होता है? एयर प्लस बेरियम सल्फेट, दिस वॉज आस्क्ड। क्वेश्चन नंबर 74, द एनोड इज टिपिकली मेड अप ऑफ विच मटेरियल इन एक्स-रे ट्यूब। एनोड जो होता है वो टिपिकली किस मटेरियल का बना होता है? लीड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, कॉपर। टंगस्टन का बना होता है 90% टंगस्टन प्लस 10% रीनियम का बना होता है, 10% रीनियम। टंगस्टन का यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि इसका हाई एटॉमिक नंबर होता है 74, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है 3387 डिग्री सेल्सियस, दैट्स वाई टंगस्टन इज यूज्ड। क्वेश्चन नंबर 75, द रेडिएशन डोज लिमिट फॉर एन ऑक्यूपेशनल वर्कर पर ईयर एज पर आईसीआरपी रिकमेंडेशन। रेडिएशन डोज लिमिट क्या होती है ऑक्यूपेशनल वर्कर की एज पर द आईसीआरपी रिकमेंडेशन? 5 मिलीसीवर्ट, 10 मिलीसीवर्ट, 20 मिलीसीवर्ट और 50 मिलीसीवर्ट। आईसीआर के हिसाब से जो डोज लिमिट होती है ऑक्यूपेशनल वर्कर की वो होती है 20 मिलीसीवर्ट। एक बार हम आईसीआरपी, एनसीआरपी एंड एईआरबी। आईसीआरपी के हिसाब से 20 मिलीसीवर्ट, एनसीआरपी के हिसाब से 50 मिलीसीवर्ट एंड एईआरबी के हिसाब से 30 मिलीसीवर्ट। दीज आर फॉर द ऑक्यूपेशनल वर्कर्स। पब्लिक के लिए होती है 1 मिलीसीवर्ट, पब्लिक के लिए होती है 1 मिलीसीवर्ट एंड फॉर आइज के लिए होती है 150 मिलीसीवर्ट एंड फॉर एक्सट्रीमिटीज के लिए होती है 500 मिलीसीवर्ट। फॉर ट्रेनी 6 मिलीसीवर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट इज द नॉर्मल एंगल फॉर ऑब्लिक लंबर स्पाइन। ऑब्लिक लंबर नॉर्मल एंगल क्या होता है? ऑब्लिक लंबर स्पाइन प्रोजेक्शन के लिए नॉर्मल एंगल कितना होता है? 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। नॉर्मल एंगल कितना होता है ऑब्लिक लंबर स्पाइन प्रोजेक्शन के लिए? ऑब्लिक लंबर स्पाइन प्रोजेक्शन के लिए जो नॉर्मल एंगल होता है वो होता है हमारा 45 डिग्री। वहीं पे अगर हम थोरेसिक स्पाइन की बात करें, थोरेसिक स्पाइन का जो ऑब्लिक व्यू किया जाता है उसका जो नॉर्मल थोरेसिक स्पाइन में जो ऑब्लिक व्यू किया जाता है उसका जो एंगल होता है वो होता है 30 डिग्री फ्रॉम द एपी पोजीशन एंड फ्रॉम द लेटरल पोजीशन इट इज 20 डिग्री एंड लंबर स्पाइन के लिए 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द मेजर एडवांटेज ऑफ सीआर ओवर कन्वेंशनल फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी। मेजर एडवांटेज क्या होता है कंप्यूटर रेडियोग्राफी का ओवर कन्वेंशनल फिल्म स्क्रीन रेडियोग्राफी? हायर रेडिएशन डोज, इमीडिएट इमेज प्रोसेसिंग, लोअर स्पेशियल रिजोल्यूशन, इंक्रीज्ड फिल्म कॉस्ट। जो मेन एडवांटेज होता है कंप्यूटर रेडियोग्राफी का वो क्या होता है? हायर रेडिएशन डोज नहीं, इमीडिएट इमेज प्रोसेसिंग, दिस इज द
एडवांटेज ऑफ कंप्यूटेड रेडियोग्राफी। कंप्यूटर रेडियोग्राफी में क्या होता है, इमेजिंग प्लेट्स का यूज़ किया जाता है। पीएसपी प्लेट्स होती हैं, पीएसपी प्लेट होती है जिसको एक्सपोज करके डायरेक्टली हम रीडर से तुरंत रीड करवा सकते हैं, और जो पीएसपी की जो लेटेंट इमेज होती है वो विजिबल इमेज में मिल जाती है हमें कंप्यूटर के ऊपर। तो इमीडिएट इमेज प्रोसेसिंग इज द मेजर एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर रेडियोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शन बेस्ट फॉर डेमोस्ट्रेटिंग नेजल बोन फ्रैक्चर। नेजल बोन फ्रैक्चर को डेमोस्ट्रेट करने के लिए बेस्ट प्रोजेक्शन कौन सा है, वाटर्स व्यू, काल्डवेल व्यू, लेटरल नेजल व्यू एंड टाउन्स व्यू। टाउन व्यू जो है वो फ्रंटल बोन को विजुलाइज करता है। वाटर व्यू जो है उसमें हमें मैक्सिलरी साइनस देखने को मिलते हैं, पैरानेजल साइनसेस के लिए परफॉर्म किया जाता है। कार्डवेल व्यू है, इसके अंदर हमें फ्रंटल साइनस मेनली देखने को मिलता है। लेटरल नेजल बोन व्यू जो है उसके अंदर हमें देखने को मिलती है नेजल बोन। अगर हमें नेजल सेप्टम देखनी है, नेजल सेप्टम हमें देखने को मिलती है वाटर्स व्यू के अंदर। नेजल सेप्टम विजुअलाइज्ड इन वाटर्स व्यू। क्वेश्चन नंबर 79, what is the best positioning method for a trauma patient with a suspected hip fracture। कोई ट्रोमा पेशेंट है जिसके अंदर सस्पेक्टेड हिप फ्रैक्चर है, तो उसके लिए बेस्ट पोजिशनिंग मेथड क्या होगा, एपी पेल्विस एंड लेटरल हिप, एपी पेल्विस एंड क्रॉस टेबल लेटरल हिप, फ्रॉग लेटरल हिप एंड एपी फीमर। सस्पेक्टेड पेशेंट जो है जिसके अंदर सस्पेक्टेड है कि हिप फ्रैक्चर हो सकता है, उसके लिए जो बेस्ट व्यू होगा वो होगा एपी पेल्विस एंड क्रॉस टेबल लेटरल व्यू। एंड इन दिस एपी पेल्विस व्यू वी विल नॉट रोटेट दी 10 to 15 डिग्री रोटेशन हम नहीं देंगे फीट के अंदर, क्योंकि जो पेशेंट है वो सस्पेक्टेड है फ्रैक्चर के लिए। एंड दीज टू व्यू आर परफॉर्म्ड फॉर सस्पेक्टेड हिप फ्रैक्चर। क्वेश्चन नंबर 80, What is the recommended focal spot size for extremity radiography। रिकमेंडेड स्मॉल फोकल स्पॉट साइज क्या होगा एक्सट्रीमिटी रेडियोग्राफी के लिए। एक्सट्रीमिटी रेडियोग्राफी के लिए हम स्मॉल फोकल स्पॉट साइज का यूज़ करते हैं 0.3 mm, 1.0 mm, 2.0 mm और 3.0 mm। एक्सट्रीमिटी रेडियोग्राफी के लिए जो रिकमेंडेड फोकल स्पॉट साइज होती है वो होती है 0.3 mm। मेमोग्राफी के अंदर 0.1 mm और 0.3 mm यूज़ की जाती है। सीटी के अंदर जो फोकल स्पॉट साइज होती है वो 0.6 और 1.6 mm। क्वेश्चन नंबर 81, व्हाट इज़ द रिकमेंडेड SID PA चेस्ट एक्सरे 72 इंचेस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बेस्ट डायग्नोज्ड यूजिंग लेटरल सॉफ्ट टिश्यू नेक एक्सरे। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, रेट्रोफेरेंजियल एब्सिस। What is the optimal KVP range for a barium enema। बेरियम एनीमा की स्टडी के लिए ऑप्टिमल KVP रेंज क्या होती है, जो ऑप्टिमल KVP रेंज होती है बेरियम एनीमा स्टडी के लिए वो होती है हमारी 110 to 120 KVP। जो बेरियम एनीमा होता है उसको परफॉर्म करने के लिए बेरियम सल्फेट कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज़ किया जाता है 1.5 लीटर एंड थ्रू दी रेक्टम कॉन्ट्रास्ट मीडिया इज इंट्रोड्यूस्ड। क्वेश्चन नंबर 84, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग अ कंपनसेटिंग फिल्टर। जो कंपनसेटिंग फिल्टर होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है, रिड्यूस पेशेंट डोज, एनहेंस इमेज कॉन्ट्रास्ट, improve visualization of animal anatomical structures with varying densities or increased exposure time। So according to the answer is improve visualization of anatomical structure with varying densities। compensating filter जो होता है वो यूज़ किया जाता है डोज को कंपनसेट करने के लिए, ताकि अगर कोई बॉडी इफ दिस बॉडी पार्ट इज थिक एंड दिस बॉडी पार्ट इज थिन, तो कंपनसेटिंग फिल्टर को इस तरीके से प्लेस किया जाएगा कि जो थिक वाला पार्ट है उसको थिन साइड में प्लेस किया जाएगा एंड जो थिन वाला पार्ट है उसको थिक साइड में, ताकि जो रेडिएशन डोज है वो इक्वल अमाउंट में लगे थिकनेस के हिसाब से। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इम्प्रूविंग विजुअलाइजेशन ऑफ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विद वेरिंग डेंसिटीज। क्वेश्चन नंबर 85, विच प्रोजेक्शन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना। कोरोनोइड प्रोसेस ऑफ अल्ना कौन से प्रोजेक्शन में बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट होता है, एपी एल्बो,
लेटरल एल्बो, मीडियल ऑब्लिक एल्बो एंड लेटरल ऑब्लिक एल्बो। जो कोरोनिड प्रोसेस ऑफ अल्ना होता है वो हमें विजुलाइज होगा मीडियल ऑब्लिक एल्बो के अंदर, बेस्ट विजुलाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्रिड इन रेडियोग्राफी। ग्रिड का फंक्शन क्या होता है, हमने देखा था ग्रिड का फंक्शन होता है स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना, इंक्रीज रेडिएशन डोज, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, इंक्रीज इमेज शार्पनेस एंड रिड्यूस एक्सपोजर टाइम, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फोटोस्टिमुलेबल फॉस्फोर प्लेट इन CR रेडियोग्राफी। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन CRD 2025. Convert X-ray photon into visible light, store the latent image, amplify the image contrast, reduce radiation dose. प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर प्लेट जो होती है कंप्यूटर रेडियोग्राफी की, जिसके अंदर बेरियम हैलाइड्स का यूज़ किया जाता है डॉप्ड विद यूरेनियम। तो जो फोटो स्टिमुलेबल फॉस्फोर होता है उसका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है लेटेंट इमेज को स्टोर करना, स्टोर द लेटेंट इमेज। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट ज़ाइगोमेटिक आर्चेस। कौन सा व्यू है जो कि बेस्ट डिमोन्स्ट्रेट करता है ज़ाइगोमेटिक आर्च को। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सबमेंटो वर्टेक्स व्यू। विच कंडीशन इज बेस्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय HSG। HSG जो है वो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर है हिस्टेरोसैल्पिंगोग्राफी, जिसको विच इज परफॉर्म टू विजुअलाइज द फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस in different conditions like recurrent infertility, recurrent abortion। इन conditions में जो HSG है उसको परफॉर्म किया जाता है फीमेल्स के अंदर 8 to 10 डे, 8 से लेकर 10th डे के अंदर परफॉर्म किया जाता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है यूट्रस में इंट्रोड्यूस करके आइदर थ्रू दी कैथेटर और थ्रू दी कैन्यूला। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट होती है HSG से। रिनल कैल्कुलाई, यूरेट्रिक फाइब्रोइड्स, रिनल कैल्कुलाई के लिए जो CT है वो बेस्ट मोडेलिटी होती है। इनफर्टिलिटी ड्यू टू ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन और गॉल स्टोन्स के लिए USG, यूटेराइन फाइब्रोइड्स के लिए भी USG बेस्ट मोडेलिटी होगी। इनफर्टिलिटी ड्यू टू ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन के लिए हम परफॉर्म करते हैं HSG जो है वो बेस्ट मोडेलिटी है, बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट होती है HSG से। दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन ऑब्लिक लंबर स्पाइन व्यू। मोस्ट कॉमन पोजिशनिंग एरर इन AP पेल्विस रेडियोग्राफीज। मोस्ट कॉमन पोजिशनिंग एरर क्या होता है AP पेल्विस रेडियोग्राफ में। एक्सेसिव रोटेशन ऑफ द फीट, इनकरेक्ट सेंटरिंग, ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर। जो मोस्ट कॉमन पोजिशनिंग एरर होता है AP पेल्विस रेडियोग्राफ में वो होता है कि एक्सेस रोटेशन ऑफ द फीट, फीट का जो रोटेशन होना चाहिए वो होना चाहिए 10 to 15 डिग्री। एक्सेस रोटेशन, नॉर्मल जो रोटेशन होता है 10 to 15 डिग्री, और जो मोस्ट कॉमन पोजिशनिंग एरर होता है वो होता है एक्सेस रोटेशन ऑफ द फीट, फीट का एक्सेस रोटेशन करवा देना। क्वेश्चन नंबर 92, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम का। रिपीटेड क्वेश्चन, एडजस्ट एक्सपोजर टाइम बेस्ड ऑन द पेशेंट थिकनेस। क्वेश्चन नंबर 93, व्हाट इज द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस मोशन ब्लर इन पेडियाट्रिक रेडियोग्राफी। पेडियाट्रिक यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं उनके अंदर इन्फेंट्स की रेडियोग्राफी परफॉर्म की जा रही है, तो उसके अंदर बेस्ट मेथड क्या होगा मोशन ब्लर को रिड्यूस करने का। इंक्रीज KVP, यूज शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, यूज अ हाई MA और इंक्रीज SID। जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा यूज शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। 94, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्शंस इज बेस्ट फॉर डिटेक्टिंग न्यूमोपेरिटोनियम। न्यूमोपेरिटोनियम को डिटेक्ट करने के लिए बेस्ट प्रोजेक्शन कौन सा होगा। सुपाइन एब्डोमेन, लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस एब्डोमेन, प्रोन एब्डोमेन और AP पेल्विस। न्यूमोपेरिटोनियम को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो बेस्ट मेथड होगा वो होगा लेफ्ट लेटरल डेक्यूबिटस एब्डोमेन। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लोरोस्कोपी इन ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स। फ्लोरोस्कोपी जो होती है डायनेमिक इमेजिंग होती है जिसके अंदर कॉन्टीन्यूस एक्सरे दी जाती है और रियल टाइम इमेजिंग व्यू की जाती है। इसके अंदर फ्लोरोस्कोप जो है वो 1896
1896 के अंदर थॉमस एडिसन ने इन्वेंट किया था। सो मेन एडवांटेज क्या होता है फ्लोरोस्कोपी का, ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स के दौरान लोअर रेडिएशन डोज नहीं बल्कि फ्लोरोस्कोपी में डोज जो है वो ज़्यादा लगती है। रियल टाइम इमेजिंग, इंक्रीज्ड कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, इंक्रीज्ड पेशेंट कंफर्ट। जो इसका बेस्ट एडवांटेज होता है वो होता है रियल टाइम इमेजिंग हमें देखने को मिलती है। विच एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इज बेस्ट विजुअलाइज्ड यूजिंग अ लेटरल ओब्लिक हैंड रेडियोग्राफ। कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है वो बेस्ट विजुअलाइज होता है लेटरल ओब्लिक हैंड रेडियोग्राफ से? मेटाकार्पल्स, फेलेंजिस, कार्पल्स, रेडिएशन अल्ना। तो जो बेस्ट विजुअलाइज होता है ओब्लिक हैंड रेडियोग्राफ में वो होता है हमारे कार्पल्स जो है वो बेस्ट विजुअलाइज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी? गोनेडल टिश्यू। द एक्सपोजर इंडेक्स इन डिजिटल रेडियोग्राफी इज यूज टू। जो एक्सपोजर इंडेक्स होता है डिजिटल रेडियोग्राफी में उसको यूज किया जाता है इंडिकेट द लेवल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर रिसीव्ड बाय द पेशेंट, मेजर इमेज कॉन्ट्रास्ट, असेस स्पेशियल रिजोल्यूशन, डिटरमाइन द फोकल स्पॉट साइज। जो एक्सपोजर इंडेक्स होता है डिजिटल रेडियोग्राफी में, डिजिटल रेडियोग्राफी जो है वो दो टाइप की होती है, एक तो डायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी एंड इनडायरेक्ट डिजिटल रेडियोग्राफी। तो ये पूछ रहा है कि डिजिटल रेडियोग्राफी में जो एक्सपोजर इंडेक्स होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? जो एक्सपोजर इंडेक्स होता है वो यूज़ किया जाता है लेवल ऑफ रेडिएशन को, कितना लेवल ऑफ रेडिएशन पेशेंट ने रिसीव किया, पेशेंट में कितना रेडिएशन जो है कितना रिसीव किया उसको डिटरमाइन करने के लिए, उसको इंडिकेट करने के लिए एक्सपोजर इंडेक्स का यूज़ किया जाता है डिजिटल रेडियोग्राफी में। सो द ऑप्शन इज दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 99, Which of the following factors has the greatest impact on image contrast in digital radiography? कौन से फैक्टर्स हैं जिनका ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट होता है इमेज कॉन्ट्रास्ट के ऊपर डिजिटल रेडियोग्राफी में? एमए, केवीपी, एक्सपोजर टाइम और एसआईडी। तो जो केवीपी है ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। केवीपी जो है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है डिजिटल रेडियोग्राफी की कॉन्ट्रास्ट के ऊपर। केवीपी जो है वो कॉन्ट्रास्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। केवीपी इंक्रीज कर रहे हैं मतलब कि एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और जो कॉम्पटन स्कैटरिंग होती है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। कॉम्पटन स्कैटरिंग जो है वो एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो केवीपी बढ़ेगा तो कॉम्पटन स्कैटरिंग बढ़ेगी, और स्कैटरिंग जितनी ज़्यादा होगी कॉन्ट्रास्ट उतना कम होगा। तो केवीपी जो है वो कॉन्ट्रास्ट को, केवीपी बढ़ाते हैं तो कॉन्ट्रास्ट रिड्यूस होता है। तो जो ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट डालता है इमेज कॉन्ट्रास्ट के ऊपर डिजिटल रेडियोग्राफी में वो होता है हमारा केवीपी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज केवीपी। Question number 100. What is the main reason for using a lateral decubitus chest X-ray? lateral decubitus chest X-ray को यूज़ करने का सबसे मेन रीज़न क्या है? Evaluate cardiac size, assess pulmonary edema, detect pulmonary effusion, identify pulmonary embolism. जो lateral chest decubitus X-ray परफॉर्म किया जाता है वो मेनली परफॉर्म किया जाता है टू डिटेक्ट दी pleural effusion। जो डेक्यूबिटस व्यू है वो परफॉर्म किया जाता है एयर एंड फ्लूइड लेवल्स को विजुलाइज करने के लिए, फ्लूइड लेवल को विजुलाइज करने के लिए लेटरल डेक्यूबिटस व्यू परफॉर्म किया जाता है तो डिटेक्ट द प्लूरल एफ्यूजन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी एक्सरे जनरेटर, लोअर पेशेंट डोज, इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, रिड्यूस इमेज कॉन्ट्रास्ट। रिपीटेड क्वेश्चन, लोअर पेशेंट डोज। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर परफॉर्मिंग अ एक्सपीरेटरी व्यू को करते हैं चेस्ट का? ये हमने देखा था न्यूमोथैरेक्स, फॉरेन बॉडीज या फिर डायफ्राम, इन सबको विजुलाइज करने के लिए एक्सपीरेटरी चेस्ट व्यू को परफॉर्म किया जाता है टू डिटेक्ट द न्यूमोथोरैक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज बेस्ट डायग्नोज्ड यूजिंग माइलोग्राम? माइलोग्राम से हम कौन सी कंडीशन को बेस्ट डायग्नोज करते हैं? गॉल स्टोन्स, हर्निएटेड डिस्क, पल्मोनरी इडीमा और रिनल सिस्ट। रिनल सिस्ट एंड गॉल स्टोन्स विजुलाइज यूजिंग द यूएसजी। हर्निएटेड डिस्क को विजुलाइज बेस्ट विजुलाइज होती है हमें माइलोग्राफी में। माइलोग्राफी जो है स्पेशल इन्वेस्टिगेशन होती है विच इज़ परफॉर्म टू विजुलाइज द स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर हम नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया को विजुलाइज करते हैं। जो सब एरेक्नोइड स्पेस होता है उसके अंदर, सब एरेक्नोइड स्पेस के अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाता है, नॉन आयोनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया को थ्रू दी L3 L4
जो L3 L4 लंबर स्पाइन होती है वहाँ से इन दी सब एराकोनोइड स्पेस। माइलो जो वर्ड है उसी का मतलब होता है स्पाइन जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है माइलो। सो जो बेस्ट कंडीशन डायग्नोज होती है माइलोग्राम से वो होती है हर्निएटेड डिस्क। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हर्निएटेड डिस्क। क्वेश्चन नंबर 104। इन डिजिटल रेडियोग्राफी विच पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक इज यूज्ड टू एनहेंस एजेस ऑफ एन इमेज। डिजिटल रेडियोग्राफी में पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक होती है इमेज के एजेस को एनहेंस करने के लिए। उस टेक्निक का नाम इसमें पूछा है विंडो लेवलिंग, एज एनहेंसमेंट, नॉइज रिडक्शन और इमेज सब्ट्रैक्शन। एज एनहेंसमेंट के लिए डिजिटल रेडियोग्राफी में जो टेक्निक यूज़ की जाती है पोस्ट प्रोसेसिंग टेक्निक वो होती है एज एनहेंसमेंट टेक्निक। नाम से अब पता चल रहा है एज एनहेंसमेंट टेक्निक होती है इमेज की एजेस को एनहेंस करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 105, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ today's series. The best method to prevent voluntary motion during X-ray examination. वॉलेंट्री मोशन को प्रिवेंट करने का बेस्ट मेथड कौन सा होगा ड्यूरिंग द एक्सरे एग्जामिनेशन। एक्सरे एग्जामिनेशन के दौरान बेस्ट मेथड कौन सा होगा टू प्रिवेंट द वॉलेंट्री मोशन। यूजिंग अ हायर केवीपी, यूजिंग अ शॉर्ट एक्सपोजर टाइम, इंक्रीजिंग एसआईडी और यूजिंग अ ग्रिड। जो बेस्ट मेथड होगा वॉलेंट्री मोशन को रिड्यूस करने का वो होगा यूजिंग अ शॉर्ट एक्सपोजर टाइम। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।